नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है मानहानि पार्ट 2। मानहानि पार्ट 2 वीडियो में आपराधिक मानहानि, न्यायाधीश की मानहानि और न्यायालय की अवमानना, मानहानि पर अदालतों का वक्तव्य, मानहानि कानून का दुरुपयोग, मानहानि से कब बचा जा सकता है, अर्थात IPC 499 के तहत मानहानि के 10 अपवाद, मीडिया कर्मी और मानहानि के मामले में कैसे करें शिकायत और मानहानि को लेकर रकम कैसे तय होती है, इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मानहानि पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले मानहानि पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आप मानहानि कानून को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपराधिक मानहानि क्या है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 499 से 502 मानहानि से संबंधित हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है तो अपमानित व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि कारित करने वाले को 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मानहानि मात्र व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकती है। किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा का नुकसान आपराधिक मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र एवं समुदाय के खिलाफ भी किया जा सकता है। राज्य के खिलाफ मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में निहित है, जिसको देशद्रोह सेडिशन कहा जाता है। किसी समुदाय के खिलाफ मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में निहित है, जिसे उपद्रव रायट कहा जाता है। अब न्यायाधीश की मानहानि और न्यायालय की अवमानना पर चर्चा करते हैं। जब न्यायाधीश को किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से बदनाम किया जाता है तो वह उस व्यक्ति पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर मुकदमा कर सकता है, न कि अदालत के न्यायाधीश के रूप में। दूसरी ओर न्यायालय की अवमानना वह कार्य है जो न्याय प्रशासन को बाधित करता है और न्यायालय का अनादर करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। मानहानि के विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए अदालतों ने काफ़ी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, जिनमें मानहानि को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसे ही कुछ प्रमुख अदालती कथन को देख लेते हैं। पहला, मानहानि के सिविल वाद में सच्चाई सिद्ध करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होती है। चूँकि प्रतिवादी ने वादी पर आरोप लगाया है, अर्थात वादी पर आरोप लगाकर उसका मानहानि किया है, अतः आरोप को सिद्ध करने की पूरी जिम्मेदारी प्रतिवादी की होती है। दूसरा, ऐसी प्रकाशित सामग्री जो मानहानिकारक हो पुनर्प्रकाशित करना भी मानहानि के दायरे में आता है। तीसरा, प्रेस और प्रकाशनों के संबंध में दुर्भावना के आरोप में मानहानि का मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि निश्चित दुर्भावना न बताई जाए। तीसरा, सच्चाई के आधार पर बचाव में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि मानहानिकारक समस्त प्रकाशन सत्य हो। चौथा, सिर्फ इस आधार पर किसी अखबार का मालिक मानहानि की सिविल जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसे अपने अखबार में मानहानिकारक सामग्री छपने का पता ही नहीं था। अखबार में जो छपता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की भी होती है। पाँचवा, कोई मानहानिकारक समाचार या सूचना प्राप्त होने पर पत्र के संपादक का यह कर्तव्य है कि वो सामग्री प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच कर ले, क्योंकि मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित होने पर अंततः जिम्मेदारी उसी की होगी। छठा, दुर्भावना साबित करने का दायित्व वादी पर होता है। अगर वह इसे साबित नहीं कर पाता है तो वह मुकदमा हार जाएगा। अर्थात मानहानि के मामले में वादी को केवल इतना सिद्ध करना होता है
कि टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई और वो अपमानजनक थी, उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता है कि वह टिप्पणी झूठी थी। अपनी बात को सही साबित करना बचाव पक्ष का काम है कि उसने जो टिप्पणी की थी वह सही थी। मानहानि कानून का दुरुपयोग, अब इस पर चर्चा करते हैं। अगर किसी की मानहानि हुई है तो वह 1 साल के समय सीमा के अंतर्गत कोर्ट में केस डाल सकता है। मानहानि का केस कहीं भी और किसी भी कोर्ट में डाला जा सकता है। आजकल फैशन चल चुका है कि प्रतिवादी को परेशान करने के लिए कई कोर्ट में मानहानि का केस डाल दिया जाता है। यदि प्रतिवादी पटना का रहने वाला है तो उसे तंग करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस डाल दिया जाता है। यदि प्रतिवादी ने भ्रष्टाचार उजागर किया है या सच्चाई जनता के सामने लाया है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए वादी उस पर लाखों करोड़ों रुपए का मानहानि का केस डाल देता है। अब इस कानून का दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। मानहानि से कब बचा जा सकता है, अब इस पर भी चर्चा करते हैं। आईपीसी की धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं जिसे मानहानि नहीं माना जाता है, अर्थात मानहानि के मामले में बचा जा सकता है। पहला अपवाद है सत्य का आरोप, जिसे सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो कुछ भी सत्य है उसे आरोपित करना मानहानि नहीं है, यदि यह सार्वजनिक भलाई के लिए है कि लांछन लगाया है या प्रकाशित किया गया है तो यह जनता की भलाई के लिए है या नहीं, यह तथ्य का सवाल है। दूसरा अपवाद है लोक सेवकों का सार्वजनिक आचरण। लोक सेवक के अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में या उसके चरित्र के संबंध में जहाँ तक उसका चरित्र प्रकट होता है उसके आचरण के संबंध में किसी भी राय को सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है। तीसरा अपवाद है किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर चर्चा करने वाले किसी भी व्यक्ति का आचरण। किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर सवाल या चर्चा करने वाले किसी भी व्यक्ति के आचरण के बारे में और उसके चरित्र के संबंध में जहाँ तक उसका चरित्र प्रकट होता है उसके बारे में कोई भी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है। चौथा अपवाद अदालतों की कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन। न्यायालय की कार्यवाहियों की या ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के परिणाम का सारभूत सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। पाँचवां अपवाद न्यायालय द्वारा निर्णीत किए गए मामले के गुण या गवाहों और अन्य संबंधितों का आचरण। किसी दीवानी या फौजदारी मामले के गुण दोष के संबंध में किसी भी राय को सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है जिसका निर्णय किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो। छठा अपवाद सार्वजनिक प्रदर्शन के गुण। किसी भी प्रदर्शन के गुणों के संबंध में किसी भी राय को सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है जिसे उसके लेखक ने जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया है या लेखक के चरित्र के संबंध में जहाँ तक उसका चरित्र ऐसे प्रदर्शन में प्रकट होता है। इसका स्पष्टीकरण है एक प्रदर्शन जनता के निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से या लेखक की ओर से कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो जनता के निर्णय के लिए इस तरह के समर्पण को दर्शाता है। सातवां अपवाद दूसरे पर वैध अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई निंदा। यह किसी व्यक्ति में किसी अन्य अधिकार को रखने वाले व्यक्ति में मानहानि नहीं है, या तो कानून द्वारा प्रदान किया गया है या उस दूसरे के साथ किए गए वैध अनुबंध से उत्पन्न होने के लिए में पारित होने के लिए मानहानि नहीं है। सद्भावना उस दूसरे के आचरण पर किसी भी तरह की निंदा करता है जिसमें ऐसे वैध प्राधिकारी संबंधित हैं। आठवां अपवाद विश्वसनीय या प्रमाणिक व्यक्ति के लिए सद्भाव में आरोप लगाया गया। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप की विषय वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना में आरोप लगाना मानहानि नहीं है।
9वां अपवाद, अपने या दूसरे के हितों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया आरोप। दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए। 10वां अपवाद, सावधानी या चेतावनी देना जिसका आशय उस व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसे संदेश दिया गया है या सार्वजनिक हित के लिए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि ऐसी सावधानी व्यक्ति की भलाई के लिए अभिप्रेरित हो जिसे यह संप्रेषित किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, या जनता की भलाई के लिए। मीडिया कर्मी और मानहानि, अब इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई मीडिया कर्मी सच्चाई, सद्भाव और लोक कल्याण की दृष्टि से कोई आरोप लगाता है और वह उन्हें साबित कर भी सकता है, तो वह मानहानि कानून के दायरे में नहीं आएगा। यदि अदालत में यह साबित कर दिया जाए कि लगाया गया आरोप सत्य था, वास्तविक था और उसका लगाया जाना जनहित में था, तो इस मामले में मानहानि कानून के तहत दंड नहीं दिया जा सकता। मानहानि के लिए क्या कार्यवाही है, अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मानहानि को समझने के बाद अब जानते हैं कि इसके लिए कार्यवाही क्या होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा की हानि हुई हो, वो आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। मानहानि का मुकदमा एक व्यक्ति या उसमें शामिल व्यक्तियों या समूह पर आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है यदि मानहानिकारक टिप्पणी से किसी व्यक्ति या उसके व्यवसाय की या दोनों की हानि हुई है, तो वह हर्जाने के लिए भी कोर्ट में केस दाखिल कर हर्जाना लिया जा सकता है। मानहानि के मामले में कैसे करें शिकायत, अब इस टॉपिक पर भी चर्चा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि मानहानि की शिकायत कैसे की जाती है। मानहानि करने वाले के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में लिखित शिकायत करनी होती है। इसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा जिसने कोर्ट में शिकायत की है। यदि कोर्ट को लगता है तो वो एक या दो गवाहों के बयान, कोर्ट वादी की शिकायत को सही पाता है तो मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करता है। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए छोटी सी कोर्ट फीस जमा करनी होती है। अगर हर्जाने की मांग भी की गई है तो मांगे गए हर्जाने के 5 से 7% कोर्ट फीस के रूप में जमा करना होता है। अलग अलग राज्यों में कोर्ट फीस अलग अलग हो सकती है। मानहानि के मामले में वादी को केवल इतना सिद्ध करना होता है कि टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई और वो अपमानजनक थी। उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता है कि वो टिप्पणी झूठी थी। अपनी बात को सही साबित करना बचाव पक्ष का काम है कि उसने जो टिप्पणी की थी वह सही थी। अब चर्चा करते हैं कि मानहानि को लेकर रकम कैसे तय होती है। बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, उद्योगपति एक दूसरे पर मानहानि का केस करते हैं और बदले में 100 करोड़ 200 करोड़ जैसी रकम मांगते हैं। सवाल यह है कि मानहानि को लेकर ये रकम कैसे तय होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक मानहानि का मुकदमा कितना बड़ा फाइल करना है ये उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है जिसकी मानहानि हुई है। इसका कोई तय फार्मूला नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है वो अपने वकील के माध्यम से अपनी साख और मानहानि के कारण हुई मानसिक प्रताड़ना को एक आधार बनाकर एक तय रकम का क्लेम कर सकता है। फिर न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो इस पूरी रकम का क्लेम मंजूर कर ले या इसे कम कर दे। कानून के जानकार बताते हैं कि जितने की मानहानि का केस होता है उसका 10% कोर्ट में फीस के तौर पर जमा करना पड़ता है। यानी अगर किसी ने 1 करोड़ की मानहानि का केस किया है तो उसे 10 लाख रुपये कोर्ट फीस देनी होगी। इसलिए मानहानि के बदले मनचाही रकम मांगने वालों को इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही कोर्ट
फैसले में मानहानि के लिए जितनी रकम का दावा किया गया है उस रकम को भी कम कर सकती है। आज के चर्चा में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।